पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक हमारा था कैपिटल टी एंड कैपिटल एल। ठीक है, ऐसे ही कुछ दूसरे आइसोमर्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो। नेक्स्ट वाला जो आता है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो। ठीक है, अब ये देखेंगे इरिथ्रो और थ्रियो जो है उसके लिए कंडीशंस क्या है और कैसे है। सबसे पहली कंडीशन, एटलीस्ट 2 कायरल एटम होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। नहीं, इसमें ओनली 2 कायरल एटम होने चाहिए, ओनली 2 कायरल एटम होने चाहिए। ठीक है, तो इरिथ्रो और थ्रियो होने के लिए 2 से कम भी कायरल कार्बन नहीं होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी कायरल कार्बन नहीं होने चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है लास्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद if same groups are present on same side तो उसको हम बोलेंगे इरिथ्रो, उसको हम बोलेंगे इरिथ्रो। और इफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे रहेंगे तो उसको बोलेंगे थ्रियो। तो इरिथ्रो और थ्रियो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, लेकिन इरिथ्रो और थ्रियो तब आएगा जब उसमें ओनली 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। कायरल सेंटर 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कायरल सेंटर 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब ये इरिथ्रो थ्रियो पॉसिबल है। सपोज I am writing here, this is OH, this is OH, this is OH, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब मुझे बताओ इसके पास कायरल एटम्स कितने हैं? How many chiral center will be here? जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो तुरंत बता सकते हैं देखने के बाद। जिसको आंसर मिल जाएगा हैंड रेज कर देना है। How many chiral center will be there? You can write your answer in chat box also. How many chiral center will be there? Okay, ठीक है। Chiral center का मतलब होता है all sides will be different. Then that is considered as a chiral center. Okay. कुछ लोगों के आंसर 1 आ रहा है, किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी का आंसर 3 आ रहा है। ओके, इन चैट बॉक्स यहाँ पे देखेंगे तो 9 लोगों ने कुछ हैंड रेज किया था। ठीक है, अब हैंड्स डाउन भी हो रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहली बात, इफ हम नंबरिंग करते हैं, आयु पेज के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है, नंबरिंग नॉर्मली कर रहा हूं मैं जस्ट फॉर इंडिकेशन 2 3 4 एंड 5। अब देखेंगे कायरल सेंटर कौन सा है, कौन सा नहीं हो सकता वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला कार्बन नहीं होगा और फिफ्थ वाला कार्बन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन एक से ज्यादा है, तो सभी साइड डिफरेंट नहीं है, तो 1 एंड 5 कायरल नहीं हो सकता है। सेकंड वाले में एक साइड में OH है, एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में CH3 है और ये इतना बड़ा ग्रुप है। इसका मतलब सेकंड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल रहेगा। इफ सेकंड कार्बन कायरल होता है तो फोर्थ कार्बन जो रहेगा ये भी कायरल होगा। क्वेश्चन इज दैट क्या थर्ड वाला कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? क्या थर्ड वाला कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? थर्ड वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। इसका रीजन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, अपर साइड वाला ग्रुप और लोअर साइड वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ अटैचमेंट सेम है क्या? अपर साइड का कार्बन OH को अटैच्ड है, लोअर साइड का कार्बन OH को अटैच्ड है, अपर साइड का कार्बन H को अटैच्ड है, ये भी H को अटैच्ड है, अपर साइड वाला कार्बन CH3 को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला कार्बन भी CH3 को अटैच्ड है। इसका मतलब ये थर्ड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर विल बी 2। अरे देखो ना, अच्छे से देखो, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 2। सही है? नहीं समझा? डाउट है तो हैंड रेज करो।
कितने कायरल सेंटर्स हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर रहेंगे 2। ये इसके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है, इसका मतलब ये इरिथ्रोथ्रियो हो सकता है। अब मुझे बताओ कायरल एटम में ये दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, तो OH के हिसाब से ये इरिथ्रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इरिथ्रो। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो रहेंगे वो सेम साइड में है, इसका मतलब इसके हिसाब से भी ये क्या होना चाहिए? इरिथ्रो। तो 2 कार्बन सेंटर होने चाहिए कायरल सेंटर, 3 नहीं। महावीर तीसरा वाला कायरल नहीं होगा। देखो तीसरा वाला कायरल नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। महावीर तीसरा वाला कायरल नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब देखो ये हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाएगा तो भी इरिथ्रो है, और ये OH के हिसाब से देखा जाएगा तो भी ये इरिथ्रो है। इसी प्रकार का मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं सेम वे में, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, लाइक दिस वन। I am writing here CH3, I am writing here OH, I am writing here OH, I am writing here H. This will be OH, this will be H, and this will be H, and lower side will be CH3. Can you identify the total number of chiral center here? दिया, वो मेसो है कि नहीं है वो मैंने नहीं पूछा है, जितना पूछा है पहले वो बता। मैंने ये नहीं पूछा प्लेन ऑफ सिमेट्री करेगा कि नहीं करेगा, मैंने सिर्फ ये पूछा है वो मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, इरिथ्रो है कि थ्रियो है, कायरल सेंटर कितने हैं, ओके। हाँ अब इस पे देखेंगे तो नंबरिंग करता हूं मैं टॉप से 1 2 3 4 एंड 5। मेरे हिसाब से सेकंड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल रहेगा, और फोर्थ वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर विल बी 2। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि थर्ड वाला कार्बन भी कायरल होना चाहिए। मैंने बोला था कायरल कार्बन का मतलब होता है अटैचमेंट साइट डिफरेंट होना, चारों के चारों। देखो थर्ड कार्बन के ये 2 अटैचमेंट तो डिफरेंट है। अपर साइड वाला कार्बन H को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला कार्बन भी H को अटैच्ड है। अपर साइड वाला कार्बन OH को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला कार्बन OH को अटैच्ड है। अपर साइड वाला कार्बन CH3 को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला कार्बन CH3 को अटैच्ड है। मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पूछ रहा, ध्यान रखो। मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है वो नहीं पूछा, मैंने आपको पूछा है अटैचमेंट साइड सेम है कि डिफरेंट है। महावीर इफ मैं आपको ये पूछता हूं क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। मैंने आपको क्या बोला है, हमने कायरल का मतलब क्या बोला था, अटैचमेंट डिफरेंट होना चाहिए, अटैचमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो सेम तरीके से अटैच्ड होना चाहिए। अपर साइड वाले कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन को अटैच्ड है। अपर साइड वाला कार्बन OH को अटैच्ड है, ये वाला कार्बन भी OH को अटैच्ड है। अपर साइड वाला कार्बन CH3 को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला कार्बन भी CH3 को अटैच्ड है। अटैचमेंट देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखना है। लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कायरल कार्बन में लेफ्ट राइट नहीं देखना है, हमको ये देखना है अटैचमेंट सेम है कि डिफरेंट है, समझे बात को। तो लेफ्ट वाला राइट में रहेगा, राइट वाला लेफ्ट में रहेगा, कोई मैटर नहीं करेगा। अटैचमेंट और प्लेन दोनों अलग अलग है। एक मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं क्या, ऐसा पूछूंगा तो इसमें नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं का, यस इसमें कर सकता हूं। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से जा रहे हैं। मैंने कायरल कार्बन का डेफिनेशन लिख के दिया था, चारों के चारों अटैचमेंट साइड डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों के दोनों अटैचमेंट साइड सेम है। अटैचमेंट मतलब किसको अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड टू OH, कार्बन अटैच्ड टू OH, कार्बन अटैच्ड टू H, कार्बन अटैच्ड टू H, कार्बन अटैच्ड टू CH3, कार्बन अटैच्ड टू CH3। सपोज मैंने ऐसा कर दिया, यहां पे मैंने लिखा है CH3,
और यहाँ पे लिखा मैंने H, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन को अटैच्ड है, ये कार्बन भी हाइड्रोजन को अटैच्ड है, ये कार्बन OH को अटैच्ड है, ये कार्बन भी OH को अटैच्ड है, ये कार्बन CH3 को अटैच्ड है, ये कार्बन भी CH3 को अटैच्ड है। अटैचमेंट सेम है, अटैचमेंट सेम रहेगा तो उनको आइडेंटिकल ग्रुप कहा जाएगा। तो ये अपर साइड और लोअर साइड दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप रहेंगे, तो ये थर्ड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? रिया, देवर, 3 कायरल सेंटर नहीं पॉसिबल। अरे ये वाला कायरल नहीं रहेगा। अटैचमेंट देखो, अटैचमेंट अपर साइड वाला कार्बन H को अटैच्ड है, लोअर साइड वाला, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, अटैचमेंट को देखो। हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख रहे हैं, यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में लेफ्ट राइट का फर्क नहीं चलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में फर्क रहेगा, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। कार्बन अटैच्ड टू H, कार्बन अटैच्ड टू H, कार्बन अटैच्ड टू CH3, कार्बन अटैच्ड टू CH3, कार्बन अटैच्ड टू OH, कार्बन अटैच्ड टू OH। तो ये थर्ड वाले कार्बन का अपर वाला ग्रुप और लोअर वाला ग्रुप जो रहेगा वो सेम रहेगा। अपर वाला ग्रुप और लोअर वाला ग्रुप जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, एज इट इज लिखता हूं मैं। तो इसके पास H है और इसके पास CH3 है। अब देखो, इसके पास मैक्सिमम 2 कायरल सेंटर है, और इफ इसके पास मैक्सिमम 2 कायरल सेंटर होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एरिथ्रो और थ्रीओ पॉसिबल है। कायरल सेंटर में OH है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर में OH है, और दोनों के दोनों OH जो है वो अपोजिट साइड में है, और दोनों के दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे, तो इसको हम लोग एरिथ्रो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रीओ। क्या बोलेंगे? थ्रीओ। तो एरिथ्रो और थ्रीओ का मतलब होता है, एरिथ्रो का मतलब दोनों के दोनों ग्रुप जो रहेंगे वो आइडेंटिकल होने चाहिए, और थ्रीओ का मतलब होता है, सॉरी, दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो उसको हम कहेंगे एरिथ्रो, और अपोजिट साइड में रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे थ्रीओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अपर साइड में है CHO, यहाँ लिखा मैंने OH, ये लिखा H, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा H, इसको चेंज कर दिया, यहाँ लिखा Cl, यहाँ पे लिखा H, और ये CH। इफ हम इसको नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग जो रहेगा वो टॉप साइड से रहेगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन है। आपको ये बताना है 5 में से कितने कार्बन कायरल है, आपको ये बताना है 5 में से कितने कार्बन कायरल है। पांच में से कितने कार्बन कायरल है? ओके, second carbon will be chiral, third carbon will be chiral, and fourth carbon will be chiral. So total number of chiral centers will be 3. ठीक है, और जो भी chiral center होते हैं उनके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी chiral center जो रहेंगे वो 3 है। ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो मुझे बताओ सेकंड नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, थर्ड नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, और फोर्थ नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूँ, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूँ, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन R रहेगा और किसका कॉन्फ़िगरेशन S रहेगा। ठीक है, हो जाओ शुरू। जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही यहाँ पे भी करना है। सेकंड वाले का एटम का कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, आंसर में नंबर के साथ लिखना है।
CHO कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग कायरल कंसीडर नहीं करते। 1R नहीं है राज, 2 3 4 है, 2 3 4। यहाँ पे पहले इसके बारे में देखो, राइट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। सेकंड कार्बन का, थर्ड कार्बन का, फोर्थ कार्बन का। Second carbon will be R. Second carbon will be R. Third carbon 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो S होना चाहिए लेकिन ये R होगा। इसमें 1 2 3 इट विल बी R। तीनों के तीनों R है इसमें, ऑल आर R। ठीक है, अंकिता सही है। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला जो रहेगा वो R है, दूसरे में क्या होगा 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये बनेगा S और ये बनेगा R। ऐसे जिसको डाउट है हैंड रेज करो। अब कायरल सेंटर कैसे बताते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। राज क्या हुआ, राज आदित्य राज डाउट है, चैट में लिख के बोलो क्वेश्चन क्या है। सेकंड में एस आएगा, ये वाला राज, दिस वन। ओके चलो देखते हैं, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। दिस वन, यहाँ पे CHO है मतलब C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। ठीक है, इसका प्रायोरिटी 1 रहेगा। ये कार्बन कार्बन को अटैच्ड है, ये कार्बन कार्बन को अटैच्ड है। इस कार्बन के पास ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड है। देखो इसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड वाला रहेगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा और इसका प्रायोरिटी कम रहेगा। तो 1 से गए 2 और 2 से गए 3, 1 से गए 2 और 2 से गए 3, तो क्या होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये S होना चाहिए, लेकिन बिलो द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल पे है और इसीलिए S जो रहेगा वो R में कन्वर्ट होगा। S जो रहेगा वो, ठीक है, दैट्स व्हाई। सही है राज, त्रिशा, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है? सभी कार्बन का, कितने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और कितने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है? 2 का सेम है और 1 का डिफरेंट है। और जिस पेयर में ओनली डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन at one chiral center, उसको बोलते हैं ईपीमर। ईपीमर का मतलब होता है दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें
सभी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस ओनली डिफर कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर। तो जितने भी कायरल सेंटर है सभी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, और एक ही कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो ऐसे दो पेयर को बोलते हैं इपीमर। क्या बोलते हैं? इपीमर। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इपीमर, तो ये दोनों जो रहेंगे वो एक दूसरे के इपीमर्स रहेंगे। ये दोनों के दोनों जो रहेंगे ये एक दूसरे के इपीमर्स रहेंगे। तो इपीमर का डेफिनेशन होता है ओनली डिफर कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर। वन कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगा, बाकी कायरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे इपीमर। राइट डाउन अबाउट इपीमर। डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, महावीर डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमने इपीमर, इरिथ्रोथ्रियो, ठीक है, कल का देखा था, आइडेंटिकल देखा था, इनैंशियोमर देखा था, डायस्ट्रियोमर देखा, मेसो देखा, कैपिटल डी कैपिटल एल देखा, इरिथ्रोथ्रियो देखा, और यहाँ पे अभी हमने इपीमर्स देखा। ठीक है, ये सेम जो रहेंगे वो एज इट इज बायोमोलिक्यूल चैप्टर में रिपीट होते हैं। ये सेम जो रहेंगे वो एज इट इज बायोमोलिक्यूल चैप्टर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान देना है। ओके, ठीक है, चलिए। अब जो लाइट होता है, लाइट, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? एक होता है नॉर्मल लाइट और दूसरा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन से? एक होता है नॉर्मल लाइट और दूसरा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसी ने पूछा नॉर्मल लाइट का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे देखो, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब ये लाइट वेव के फॉर्म में है और जब ये लाइट ट्रैवल करेगा, जब ये लाइट ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करने के टाइम पे ये जो रहेगा ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा। जैसे हम बोलते हैं लाइट इस प्रकार से वाइब्रेट होता है, ऐसे क्रिस्टल टर्म में। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रफ, इसको बोलेंगे क्रेस्ट और इसको हम बोलेंगे ट्रफ। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हमको इतना कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा डिटेल में, हमको बस ये देखना है कि जब भी लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो ये वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है मतलब क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ ऐसे। अब क्वेश्चन है कि जब ये लाइट ट्रैवल तो कर रहा है, जब ये ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल कैसे करेगा? सपोज ये ऑल प्लेन में, इफ ये ऑल पॉसिबल प्लेन में, ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल करता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट। और इफ ये सिंगल प्लेन में ट्रैवल करता है, ये सिंगल प्लेन में ट्रैवल करता है, एक ही प्लेन में ट्रैवल करेगा तो उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लाइट दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल लाइट, दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल एग्जांपल, इफ हमने इसको सोर्स ऑफ लाइट बोला है तो ये लाइट जो रहेगा इसका एक वेव ऐसे ट्रैवल करेगा, मतलब इधर आएगा क्रिस्ट तो इधर आएगा ट्रफ। एक वेव जो रहेगा वो ऐसे ट्रैवल करेगा, इसको बोलेंगे क्रिस्ट तो इसको बोलेंगे ट्रफ।
नेक्स्ट लाइट जो रहेगा वो ऐसे ट्रैवल करेगा, इसको बोलेंगे क्रिस्ट, इसको बोलेंगे ट्रफ। फिर लाइट जो रहेगा वो ऐसे ट्रैवल करेगा, इसको बोलेंगे ट्रफ और इसको बोलेंगे क्रिस्ट। इसका मतलब इस सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वो ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। वो अलोंग द एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वो अलोंग द वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वो अलोंग द जेड एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। और जो लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइट, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइट। इफ कभी ऐसा हुआ लाइट किसी एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे ये वाला अलोंग द वाई एक्सिस, या तो वो ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा है, मतलब सभी के सभी लाइट जो रहेंगे वो ऐसे ही ट्रैवल करेंगे। तो जितने भी लाइट रहेंगे वो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब ये अलोंग द वाई एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे जो लाइट है वो एक्स एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रहा है, जेड एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट के वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है और वो ओनली अलोंग द वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है कि ओनली वाई होना चाहिए, या तो y रहेगा या तो x रहेगा या तो z रहेगा, but all waves are vibrating in same plane. Here all waves are vibrating in all possible plane. तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट और इसको बोलेंगे पीपीएल लाइट। इसका मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक होता है नॉर्मल लाइट और दूसरा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब होता ऐसा है नॉर्मली नॉर्मल लाइट जो होता है, जो नॉर्मल लाइट होता है उसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं पोलराइजर, उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। तो पोलराइजर का काम होता है नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने? पोलराइजर का काम होता है नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, ओके। जो जी सर वाला आईडी है, जो जी सर वाला आईडी है, आप उसकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वहां पे वीडियो या इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उस इमेज में आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो लाइट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जी सर का जो आईडी है उस आईडी में आप देखोगे तो उनके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज चल रहा है जहां पे लेफ्ट साइड में जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है वो ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन मिडल में जो कंपार्टमेंट है जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पोलराइजर, उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। तो जैसे ही ये नॉर्मल लाइट अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट का मतलब होता है अनपोलराइज्ड लाइट, और जैसे ही ये पोलराइजर से ट्रैवल करेगा तो ये अनपोलराइज्ड लाइट जो रहेगा ये पोलराइज्ड बनेगा। तो बीच में जो पार्टीशन है वो यहाँ पे पोलराइजर का काम कर रहा है। लेफ्ट साइड में जो है वो अनपोलराइज्ड या नॉर्मल लाइट है और जो राइट साइड में है वो पोलराइज्ड लाइट है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफरेंस समझ में आ गया? इसलिए पूछा डिफरेंस क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइट का मतलब होता है जो ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल करेगा, और जो लाइट एक ही प्लेन में ट्रैवल कर सकता है ऐसे लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पोलराइजर करता है। देख लिया? चले आगे।
अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर, हम आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल लाइट है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट का मतलब होता है ये लाइट जो रहेगा वो ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे। सो दिस लाइट इज ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास पोलराइजर है, और जैसे इस लाइट को पोलराइजर से पास किया तो ये लाइट जो रहेगा वो एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, वो एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। तो इसको बोला हमने नॉर्मल लाइट, और इसको हमने बोला पीपीएल लाइट। क्या बोला हमने? पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब ये नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पे हम किसी केमिकल सब्सटेंस में से पास करेंगे। लाइट जो रहेगा वो ट्रैवल कर रहा है इधर, तो लाइट इज ट्रैवलिंग हियर, इधर जा रहा है लाइट। यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे इस पीपीएल लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो पीपीएल लाइट अभी अलोंग द वाई एक्सिस है। हमने मान लिया कि पीपीएल जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस वाइब्रेट हो रहा है, और जैसे इस लाइट को हम सॉल्यूशन से पास करेंगे, मतलब ऐसे, तो ये अलोंग द वाई एक्सिस ट्रैवल कर रहा है, सॉल्यूशन से पास किया। अभी ये कौन से एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है? अभी ये कौन से एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है? सॉल्यूशन से पास होने के बाद ये कौन से एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है? एक्स। क्या इसका एक्सिस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका एक्सिस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, पहली कंडीशन। तो इफ हम किसी पीपीएल लाइट को किसी केमिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं, और सॉल्यूशन से पास होने के बाद इफ पीपीएल लाइट का जो प्लेन है वो चेंज नहीं होता है, ये रोटेट नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, जिस सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट को पास करने के बाद पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जिस सॉल्यूशन में से इस पीपीएल लाइट जिस सॉल्यूशन में से इस पीपीएल लाइट को पास करने के बाद इस पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज होता है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन? जिस सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट को पास करने के बाद पीपीएल लाइट का जो प्लेन है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जिस सॉल्यूशन में से इस पीपीएल लाइट को पास करने के बाद इस पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन और दूसरा होता है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। सही है? समझ में आ रहा है? अरे ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव में डाउट है तो हैंड रेज करो। ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव में डाउट है तो हैंड रेज करो। डेफिनेशन लिखा आपने? किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो क्या बोलेंगे? जिस सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट को पास करने के बाद पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज नहीं होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिस सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट का पास करने के बाद वो सॉल्यूशन, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट को पास करने के बाद पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव,
प्लेन चेंज नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक ठीक है। अब मैंने बोला ये मेरा पीपीएल लाइट है और पीपीएल लाइट को मैंने सॉल्यूशन से पास किया, ऐसा हुआ, रोटेशन हुआ नहीं हुआ। पीपीएल लाइट का प्लेन ये था लेकिन सॉल्यूशन से पास करने के बाद ऐसे हुआ, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो रहेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो रोटेशन हुआ ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ। कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। सपोज हमने इस पीपीएल लाइट को इस सॉल्यूशन से पास किया और सॉल्यूशन से पास करने के बाद ये पीपीएल लाइट का प्लेन ऐसे हो गया, तो क्या इस पीपीएल लाइट का प्लेन चेंज हो गया? यस। और इफ प्लेन चेंज होता है इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यहाँ पे जो रोटेशन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो पहली पॉसिबिलिटी है प्लेन जो रहेगा वो ऐसा चीज हो गया, प्लेन ऐसा चीज हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है प्लेन जो रहेगा वो ऐसा चीज हो गया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। तो ये है पीपीएल लाइट, सॉल्यूशन से पास किया, इन दोनों ने यहाँ पे डेविएशन किया। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पीपीएल लाइट है वो पीपीएल लाइट जो है वो यहाँ होना चाहिए था, इसका प्लेन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड में चला गया है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चला गया है। कैसा चला गया है? क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या हुआ है? पीपीएल लाइट जो है ये पीपीएल लाइट का प्लेन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये पीपीएल लाइट इस साइड में आया है, ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया है। कहाँ चला गया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जो होते हैं वो पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जो सब्सटेंस, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका सिंबल होता है या तो पॉजिटिव या तो इसका सिंबल होता है डी। हमने कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़ा था, ये कैपिटल डी नहीं है, ये स्मॉल डी है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो क्या लिखेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जब पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन, जिसका सिंबल रहेगा जिसका सिंबल रहेगा स्मॉल डी। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है माइनस, और यहाँ पे साइन माइनस रहेगा और सिंबल जो रहेगा वो स्मॉल एल रहेगा। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल है, हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल पढ़ा था। कैपिटल डी कैपिटल एल, आर या तो एस, सिस या तो ट्रांस, जेड या तो ई, ये ऐसे होते हैं जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, लेकिन ये डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो जो रहेगा ये एक्सपेरिमेंटली होता है। आप बिना एक्सपेरिमेंट किए ये नहीं बता सकते हो कि वो मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा कि लीवो रोटेटरी रहेगा। ये बाकी जितने भी आइसोमर हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि वो सिस है कि ट्रांस है, जेड है कि ई है, आर है कि एस है। लेकिन डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो होता है
वो हम लोग मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा, पोलरीमीटर को यूज करना होगा, और जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि वो डेक्स्ट्रो होगा कि लिवो होगा। इज इट क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो। राज बोलिए। If any doubts are there, then ask quickly. First raise your hand, then ask your doubt. Okay, no doubts. Can I erase this? इसको erase कर दो, मैं लिख के हो गया होगा तो। Okay. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी है कि नहीं है, वो हम लोग नहीं बता सकते स्ट्रक्चर को देख के, लेकिन स्ट्रक्चर को देख के ये जरूर बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्या बोला? हम ये नहीं बता सकते हैं वो डेक्स्ट्रो रहेगा कि लीवो रहेगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन 2 है। पहले ऐसा कहा जाता था, जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम होता है, जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम नहीं होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो कंडीशन नंबर 1। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होता है, फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तब से ऐसा पता चला कि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 बातें हैं, कायरल सेंटर होना चाहिए और उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इफ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। उसके पास कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो हम यहां से पता लगा सकते हैं। हम यहां से पता लगा सकते हैं। सपोज मैं यहां पे मॉलिक्यूल लिखता हूं CHO अटैच्ड टू OH अटैच्ड टू H अटैच्ड टू CH3। ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे पता चला? इसके पास कायरल कार्बन है, ये वाला इसके पास कायरल कार्बन है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करता है, और इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो रहेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। लेकिन सपोज हम यहां लिखते हैं CH3 अटैच्ड टू OH अटैच्ड टू H अटैच्ड टू OH अटैच्ड टू H अटैच्ड टू CH3। क्या इसके पास कायरल कार्बन है? इस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन कितने हैं? कितने कायरल कार्बन है? इस मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो रहेंगे वो 2 है। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन विल बी 2। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन विल बी 2। ओके, राज महावीर अच्छे से चेक करो, 2 कायरल कार्बन है, चेक इट प्रॉपर्ली। ओके, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर 2। क्या लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? पहली कंडीशन तो ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो रहेगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या लगता है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा तो क्यों और इनएक्टिव होगा तो क्यों? रीजन पता होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो कैसे और ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो कैसे?
ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे पता चला? क्योंकि इफ हम यहां से इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, और जो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेगा। ग्रेसी, कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है और इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। सबसे पहले, भले ही हमने पहले कायरल कार्बन लिखा है, क्यों कायरल कार्बन क्यों लिखा है? क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास कायरल सेंटर है वही ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला ऐसा नहीं है, तो पहला प्रेफरेंस हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री को देंगे और बाद में चेक करेंगे उसके पास कायरल सेंटर है कि नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास कायरल सेंटर होते हैं फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होता है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता, और इसीलिए यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके, ठीक है। टाइम 10-15 मिनट आगे हो सकता है, ठीक है। अब क्या मैं इस मॉलिक्यूल को मेसो बोल सकता हूं? क्या मैं इस मॉलिक्यूल को मेसो बोल सकता हूं? यस, हम इसको मेसो बोल सकते हैं। इसका मतलब मेसो मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास कायरल एटम तो होते हैं लेकिन वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, और इसीलिए मेसो मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये जो है कौन? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। एक बात पता चल गई, मेसो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। किसी ने पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए कि मेसो कंपाउंड जो होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। क्या आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गई है? एक बात, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऐसे, दिस इज 6 मेंबर रिंग। दिस इज CH3, दिस इज CH3। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? कैसे पता चलेगा? इफ मैं इसको यहां से टू प्लेन ड्रॉ करता हूं, प्लेन, और जैसे मैंने यहां से प्लेन ड्रॉ किया ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और जब ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे हम ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। इन केस आई एम राइटिंग हियर दिस वन, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे पता चला? क्या हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? महावीर, प्राइमरी कंडीशन प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंडरी कंडीशन कायरल एटम।
प्राइमरी फुलफिल्ड होनी चाहिए, चाहे कार्बन एटम कायरल हो या ना हो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके हिसाब से, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। इन केस मैं यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेंगे वो ऐसे, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। This molecule will be optically active or optically inactive. इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं आदित्य राज। इसका मतलब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, और ये को प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, दिस मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके, मोस्टली सबका आंसर तो सेम ही था, ऑप्टिकली एक्टिव या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉपिक को खत्म करता हूँ। जिसको डाउट है जल्दी पूछो। देखो, मेसो का मतलब होता है जिसके पास कायरल एटम है और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो मेसो। ठीक है, और सिंपल प्लेन, इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन रहे या ना रहे, मेसो होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। मेसो होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। दिया जैसे आपका क्वेश्चन में समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड टू CH3 अटैच्ड टू OH attached to CH3 attached to H. This molecule is a cis or trans. This molecule is a cis or trans. Trans. With respect to CH3, तो CH3 के हिसाब से देखा जाएगा तो ये मॉलिक्यूल ट्रांस होना चाहिए। ये हमारा एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये हमारा दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है। सपोज मतलब ये कौन सा आइसोमर है? ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। इसी जगह ट्रांस आइसोमर। सपोज मैंने क्या किया, X कार्बन के पास कौन प्रेजेंट है? X कार्बन को कौन कौन अटैच्ड है? X कार्बन को कौन कौन अटैच्ड है? X कार्बन को यहाँ पे H और CH3 अटैच्ड है। सपोज मैं किसी भी कार्बन एटम के दो ग्रुप को एक्सचेंज करता हूं मतलब हाइड्रोजन ऊपर है, CH3 नीचे है, तो CH3 को ऊपर लेके जाऊंगा और हाइड्रोजन को नीचे लेके आऊंगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एटम। जब भी हम लोग एटम्स का एक्सचेंज करेंगे, ग्रुप का एक्सचेंज करेंगे, तो उनका अटैचमेंट सेम होना चाहिए। मतलब ये वाला CH3 पहले भी X को अटैच था, तो बाद में भी X कार्बन को ही अटैच होना चाहिए। तो इन दो ग्रुप को चेंज करता हूं तो क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू CH3 अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू CH3 अटैच टू हाइड्रोजन। सॉरी, यहाँ पे OH आएगा।
ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक्स कार्बन के जो ग्रुप्स है उनको एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के टाइम पे ध्यान क्या रखना है, पहले CH3 X डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच था, अभी भी CH3 X डबल बॉन्डेड कार्बन को ही अटैच है। पहले हाइड्रोजन X डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच था, अभी भी हाइड्रोजन X डबल बॉन्डेड कार्बन को ही अटैचमेंट है। अब ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? अब ये मॉलिक्यूल सिस होगा कि ट्रांस होगा? अब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो सिस होगा। तो इफ मैं X कार्बन के ग्रुप को चेंज करता हूं, मैं X कार्बन के ग्रुप को एक्सचेंज करता हूं, तो सिस जो रहेगा वो ट्रांस बन जाएगा, सिस जो रहेगा वो ट्रांस बनेगा। सपोज मैं Y कार्बन के ग्रुप्स को चेंज करता हूं तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन attached to CH3 attached to CH3 attached to H attached to OH। यहाँ पे हमने X कार्बन को एक्सचेंज किया था, X कार्बन के ग्रुप को एक्सचेंज किया था, यहाँ पे हम Y कार्बन के ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे। और जब ये ठीक है एक्सचेंज करके देख रहे हैं, मतलब इफ हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये मिलेगा, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये मिलेगा। नॉर्मली एक्सचेंज नहीं होता है, हम एक्सचेंज करके देख रहे हैं अलग से, हमको पता है डबल बॉन्ड है, एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, तो ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? तो दिस मॉलिक्यूल विल बी सिस और ट्रांस, दिस विल बी सिस। ठीक है, तो देखो किसी एक कार्बन एटम के ग्रुप्स को एक्सचेंज करने के बाद हमको नया आइसोमर मिलता है। पहले ट्रांस था फिर सिस मिला, हमने X कार्बन के ग्रुप को चेंज किया, यहाँ पे हमने Y कार्बन के ग्रुप को चेंज किया, पहले वो ट्रांस था बाद में सिस मिला। तो जिस कार्बन के ग्रुप्स को एक्सचेंज करने के बाद हमको नया आइसोमर मिलता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस सेंटर के या जिस एटम के अटैच ग्रुप को एक्सचेंज करने के बाद हमको नया आइसोमर मिलता है, ऐसे एटम को, ऐसे सेंटर को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। इसका एनसीईआरटी में कोई काम नहीं है, लेकिन नीट और जेईई में काम है। क्वेश्चन ये आता है इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर है, क्वेश्चन है इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर है। तो क्या करेंगे, हम कितने कार्बन एटम्स का पोजीशन चेंज करके देखने के बाद हमको नया आइसोमर मिलेगा। हमने X कार्बन का पोजीशन चेंज किया तो नया आइसोमर मिला, हमने Y कार्बन का पोजीशन किया तो भी नया आइसोमर मिला। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 रहेंगे। स्टीरियो सेंटर कितने रहेंगे, 2। रिपीट करना है क्लियर, ठीक है। देखो स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है जिस सेंटर के या जिस एटम के अटैच ग्रुप को एक्सचेंज करने से, जैसे यहाँ पे हमने X कार्बन के ग्रुप को एक्सचेंज किया, यहाँ पे हमने Y कार्बन के ग्रुप को एक्सचेंज किया, तो जिसमें किसी एक एटम के या एक सेंटर के ग्रुप्स को एक्सचेंज करने के बाद हमको नया आइसोमर मिलता है, तो ऐसे सेंटर को, ऐसे एटम को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ऐसे एटम को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, जिनका एक्सचेंज होने की वजह से हमको नया आइसोमर मिल सकता है। तो यहाँ पे ये X कार्बन और Y कार्बन किसका काम करेंगे, स्टीरियो सेंटर का काम करेंगे। इन केस आई एम राइटिंग दिस वन CHO OH H CH3, ये R रहेगा S रहेगा, दिस मस्ट बी R और S, this must be R or S। कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
एक से गए दो और दो से गए तीन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एस, लेकिन यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एस जो रहेगा वो आर बन जाएगा। एस जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आर है। लेकिन अब क्या करता हूं मैं, OH और X दोनों को एक्सचेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, OH और X इन दोनों को एक्सचेंज करता हूं, ये पता लगाने के लिए कि स्टीरियो सेंटर है कि नहीं। क्योंकि स्टीरियो सेंटर हमको तब पता चलेगा जब हम उन ग्रुप्स को एक्सचेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H और OH को एक्सचेंज किया। ऊपर में CHO है, नीचे में CH3 है, राइट साइड में H चला गया और लेफ्ट साइड में OH आ गया। तो हमने किसको एक्सचेंज किया, हमने OH और H को एक्सचेंज किया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कैसे पता चलेगा? ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी है। क्या किया, एक से गए दो, दो से गए तीन, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज रहेगा तो ये होना चाहिए आर। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्या बनेगा एस। तो जो पहले आर आइसोमर था वो अब एस आइसोमर बन गया। तो जो पहले आर आइसोमर था वो अब एस आइसोमर बन गया। तो हमने इस कार्बन के दो ग्रुप्स को एक्सचेंज किया, हमको नया आइसोमर मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये कैसा रहेगा, स्टीरियो सेंटर। अब आप बोलोगे सर स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में डिफरेंस क्या है? ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है, ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे ये वाला जो रहेगा वो स्टीरियो सेंटर है और इस स्टीरियो सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो स्टीरियो सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, लेकिन कायरल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो हमेशा sp3 रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन में कभी-कभी ये भी पूछा जाएगा कायरल सेंटर कितने हैं, स्टीरियो सेंटर कितने हैं। ठीक है, तो कायरल सेंटर हमेशा sp3 वाले ही होते हैं, लेकिन स्टीरियो सेंटर जो है वो sp3 वाला भी हो सकता है और sp2 वाला भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी उसके पास है, दोनों पॉसिबिलिटी उसके पास है। समझ में आ रहा है? कायरल सेंटर पहले पढ़े थे, स्टीरियो सेंटर को अभी बता दिया। कायरल सेंटर का मतलब होता है जिसके सभी के सभी अटैचमेंट साइट डिफरेंट है, और स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है जिसमें एटम्स का पोजीशन चेंज कर दो, और एटम्स का पोजीशन चेंज करोगे तो हमको नया आइसोमर मिलेगा। तो ऐसे हमको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। तो आई थिंक स्टीरियो सेंटर मस्ट बी क्लियर। इफ स्टीरियो सेंटर के बारे में कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। स्टीरियो सेंटर के बारे में कुछ डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। ओके, नो डाउट्स, चलो सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच।